देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9 और इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। लेकिन पहले बात भारत चीन टकराव की करेंगे। रूस में राजनाथ सिंह का आज स्केड्यूल क्या है? 3 दिन से जारी कमांडर लेवल की बैठक में क्यों कोई नतीजा नहीं निकला? लेह की सड़कों पर क्यों टैंक दौड़ने लगे? किन 13 रास्तों से भारत में चीन घुस सकता है? LAC पर तनाव की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर रूसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी मेजर जनरल बुख्तीव यूरी ने स्वागत किया। राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं होगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले भारतीय राजदूत DV वेंकटेश वर्मा से मिलेंगे। इसके बाद दोपहर में रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात होगी। इस दौरान रूस के साथ रक्षा सौदों पर भी चर्चा होगी, जिसमें AK-203 राइफल की डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके बाद शाम को SCO की बैठक में जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बुधवार को चीन और भारत के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हुई, लेकिन LAC पर तनाव कम करने को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। सैन्य स्तरीय ये बातचीत आज भी जारी रह सकती है। बता दें कि पिछले 3 दिनों में चुशूल में भारतीय भूभाग में ये बातचीत चल रही है। इस बीच LAC पर तनाव बढ़ता देख भारत ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है। लेह से सीमा पर टैंक को भेजा जा रहा है। ये तस्वीर बुधवार शाम की है। देखिए कैसे बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक श्रीनगर लेह हाईवे पर आगे बढ़ रही है। उधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। सैन्य अधिकारियों ने अरुणाचल के अंजाव जिले में भारतीय सैनिकों की बढ़ोतरी की बात कही, लेकिन इस इलाके में चीनी घुसपैठ से इनकार किया। अरुणाचल प्रदेश 1962 में हुई जंग के केंद्र में था। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि एक बार फिर यह इलाका तनाव का केंद्र बन सकता है। चीन से तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में NH-60 पर युद्धक विमान की लैंडिंग कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि युद्ध के समय यहां इमरजेंसी लैंडिंग हो सके। इसके लिए रनवे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में ये लैंडिंग प्लेस बनाया जाएगा। इस बीच खुफिया सूत्रों से पता चला है कि चीन 13 रास्तों के जरिए भारत में घुसपैठ कर सकता है। इन रास्तों की पहचान कर वहां सेना की तैनाती मुस्तैद कर दी गई है। इन पॉइंटों पर ITBP और सीमा सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। साथ ही नेपाल भूटान बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाई गई है। SSB के 3000 जवान नेपाल बॉर्डर पर भेजे गए हैं। LAC पर तनाव को देखते हुए सरकार ने सेना के 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की छूट दे दी है। इसके अलावा 39,000 करोड़ के इक्विपमेंट भी आएंगे, जिनमें 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी बनेंगी। गलवान घटना के बाद से भारत ने कई अहम डिफेंस डील को मंजूरी दी है। इन दिनों चीन को हर मोर्चे पर भारत पटखनी देने में लगा है। सीमा पर मात देने के बाद भारत ने एक बार फिर चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट किया है। बुधवार को IT मिनिस्ट्री ने PUBG समेत चीन के 118 नए मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिए। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया है। उधर चीन ने भारत के इस कदम को उकसाने वाला बताया है। सुपर पावर ने क्यों कहा पड़ोसियों को आंखें दिखा रहा है चीन? वॉशिंगटन में मिनटमैन उड़ेगा और बादल जाएगा पेइचिंग का सीन। जर्मनी ने क्यों दी चीन को चेतावनी? आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। भारत चीन में तनाव के बीच अमेरिका ने चीन पर बड़ा हमला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन पड़ोसी देशों को डराने में लगा है। अमेरिका ने भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई है। पोम्पियो ने कहा कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने चीन के साम्राज्यवाद के खिलाफ एक्शन लिए, चीनी लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध और वीजा प्रतिबंध लगाए। इन सब के बीच चीन अपनी नेवी की ताकत बढ़ाने में जुटा है। बुधवार को जारी एक वीडियो में चीनी नौसेना के जवान समुद्र तट और पानी में बख्तरबंद गाड़ियों से फायर करते दिख रहे हैं। लाइव गोला बारूद का ये युद्धाभ्यास हमले की स्थिति में दुश्मन के जहाज को नेस्तनाबूद करने की है। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये एक्सरसाइज समंदर में कहां किया गया। चीन के हालिया मिसाइल परीक्षण के जवाब में अमेरिका ने वाशिंगटन से पेइचिंग तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल मिनटमैन का टेस्ट किया है। इस मिसाइल से चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बनाया जा सकता है। मिनटमैन मिसाइल की गिनती अमेरिका के उन चुनिंदा हथियारों में होती है जो युद्ध का पासा कभी भी पलट सकते हैं। फ्रांस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन किया है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने बुधवार को कहा, हम UNSC में स्थायी सीट के लिए भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं। फ्रांस कई बार भारत के लिए वकालत कर चुका है। भारत लंबे समय से ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ UNSC में सुधार की मांग करता रहा है। एशिया से बाहर यूरोप में भी अब चीन को टक्कर मिलने लगी है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने चीन के प्रति सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मर्केल ने कहा कि यूरोपीय देशों को धमकी देना बंद करे चीन। इससे पहले चेक गणराज्य के एक नेता के ताइवान दौरे पर चीन ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।
चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ मध्य पूर्व एशियाई देश मंगोलिया में भी आवाज उठने लगी है। बुधवार को इनर मंगोलिया में छात्रों ने चीनी भाषा का विरोध करते हुए हुलनबीर शहर में पुलिस के बार को तोड़ दिया और प्रदर्शन किया। दरअसल सोमवार को चीन ने मंगोलिया के स्कूलों में चाइनीज भाषा में पढ़ाई की नीति को लागू किया था। चीन पर जारी पेंटागन की एक रिपोर्ट में ड्रैगन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में सैन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं स्थापित करना चाहता है। इसके जरिए चीन चाहता है कि भारत के पड़ोसी देशों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाई जाए ताकि भारत में प्रवेश के लिए इन देशों की सीमा का उपयोग किया जाए। इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ट्रंप को हराने की साजिश रच रहा है। फ्लोरिडा, मिशिगन और पेंसिल्वानिया में बड़ी संख्या में चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक रहते हैं। इन इलाकों में 5 बड़ी कंपनियों के जरिए ट्रंप के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। ये चीनी कंपनियां हुआवेई, टिकटॉक, टेंसेंट और अलीबाबा। लोगों के मोबाइल पर मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि ट्रंप के दोबारा चुने जाने पर अमेरिका में रह रहे चीनी नागरिक और चीनी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। रूस और अमेरिका में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। 28 अगस्त के इस वीडियो को देखिए, कैसे 2 Su-27 रशियन विमान ने अमेरिकी एयरफोर्स के विमान B-52 को रोकने की कोशिश की। दरअसल यूएस एयरफोर्स का ये विमान काला सागर के ऊपर रूटीन उड़ान भर रहा था, तभी रूसी विमान ने इसे घेरने की कोशिश की। इस दौरान रूसी पायलट ने बड़े ही असुरक्षित और गैर पेशेवर उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट किसने किया हैक? भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में कब है पीएम का संबोधन? मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल पर क्यों छिड़ा है पंगा? और मांझी ने फिर से पाला बदला। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद बोगस ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। पीएम की पर्सनल वेबसाइट की ट्विटर अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट किए गए थे। एक मैसेज में लिखा गया कि मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत के रणनीतिक और साझेदारी फोरम के 30वें सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल को लेकर मचे सियासी घमासान पर सरकार ने सफाई दी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि चर्चा के दौरान टीएमसी को छोड़कर सभी पार्टियां प्रश्नकाल को दैनिक कार्यवाही सूची से बाहर रखने पर सहमत थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर अभी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का अंतिम फैसला आना बाकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास पाकिस्तानी फायरिंग में सेना का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हो गए। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए स्नाइपर शूट के जरिए केरी सेक्टर में एक कायराना हरकत की है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान की खबर है। एनआईए ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें दंपत्ति जहांजेब सामी और हीना बशीर के साथ अब्दुल्ला बासित, सादिया अनवर शेख और नबील सिद्दीकी को आरोपी बनाया गया है। इन पर आपराधिक साजिश, राजद्रोह, साक्ष्य नष्ट करने समेत कई आरोप हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आज एनडीए में शामिल होगा। सूत्रों के अनुसार मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा में बिहार की सीट खाली होते ही मांझी को जेडीयू कोटे से टिकट मिल सकता है। सीट शेयरिंग के समय हमको 10 सीट देने पर बात बनी है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कहा है कि वो एक खुला और पारदर्शी मंच बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। फेसबुक की ओर से ये बयान उसके इंडिया प्रमुख अजीत मोहन के आईटी मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश होने के कुछ देर बाद आया। समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा, हम लोग बाद में इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करने पर सहमत हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच आज से एक नया नदी व्यापार मार्ग खुल जाएगा। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के तहत एक बांग्लादेशी जहाज सीमेंट लेकर त्रिपुरा पहुंचेगा। भारत बांग्लादेश के बीच इसी साल मई में एक अंतर्देशीय जल परिवहन समझौता किया गया था, जिसके तहत त्रिपुरा में सोनामुरा में बांग्लादेश की दाऊदकंडी से जोड़ा जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। कल कोरोना के रिकॉर्ड 82,860 नए केस सामने आए हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। वहीं 67,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। कल 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में 38.5 लाख लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जिसमें 8 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती पर ड्रग केस में शिकंजा कसता जा रहा है। आज शोभिक चक्रवर्ती को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। आज लगातार तीसरे दिन रिया के पिता के साथ श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सीबीआई ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री से जुड़ी हुई जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तमाम बड़ी खबरें टॉप 9 सुशांत मौत मिस्ट्री में देखिए। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी आज रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक से पूछताछ करेगी। शोभिक से ईडी पहले भी कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। ईडी की पूछताछ और जांच के दौरान शोभिक रिया के ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट को लेकर खुलासा हुआ था। सुशांत केस को लेकर सीबीआई के कई राउंड की पूछताछ के बाद नए तथ्यों पर ईडी फिर से पूछताछ करेगी।
रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के ड्रग्स रैकेट कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने मुंबई में कई ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है। इसी में से जैद विलात्रा नाम का ड्रग सप्लायर है। एनसीबी को मिले व्हाट्सएप चैट में शौविक और जैद की बातचीत हुई है। एनसीबी का दावा है कि शौविक जैद के संपर्क में था और सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स खरीदता था। आज जैद और बासित को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुशांत केस में आज सीबीआई फिर रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन पूछताछ करेगी। बुधवार को भी सीबीआई ने रिया के पिता से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। सीबीआई रिया के पिता से ड्रग्स से जुड़े सवालों के साथ सुशांत रिया के रिश्ते को लेकर पूछताछ की गई। मंगलवार को रिया के पिता के साथ उनकी मां से भी सीबीआई ने सवाल जवाब किए थे। सीबीआई ने आज रिया के पिता के अलावा सुशांत की बिजनेस मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया है। बुधवार को मिरांडा, श्रुति मोदी, उनके कुक नीरज, हाउस स्टाफ केशव से 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सीबीआई सुशांत केस में सुसाइड के अलावा हत्या के हर एंगल को अपनी जांच की कसौटी पर कसना चाहती है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सुशांत के डिप्रेशन का शिकार होने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने सुशांत की मानसिक बीमारी और इनकी जानकारी बहनों को होने की खबर चलने वालों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं था। कल दिल्ली में सुशांत की 3 बहनें विकास सिंह से मिली थीं। सुशांत के परिवारों का मुंबई पुलिस को दिए बयान को लेकर दावा किया जा रहा है कि बहनों को साल 2013 से ही सुशांत की डिप्रेशन की जानकारी थी। सुशांत की बहन नीतू प्रियंका सिंह और पिता केके सिंह का सुशांत की मौत के 2 दिन बाद 16 जून को मुंबई पुलिस को दिए बयान की कॉपी मीडिया में आई है। प्रियंका ने कहा था कि 2013 के बाद सुशांत पूरी तरह से ठीक हो गया था। सुशांत केस की मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी एमएन सिंह और पीएच पसरीचा समेत 8 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सुशांत की मौत को लेकर दुर्भावनापूर्ण खबरें चलाने से रोकने के लिए मीडिया दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। इन्होंने मुंबई पुलिस की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। वरुण सुशांत की साल 2018 में शुरू हुई कंपनी के डायरेक्टर हैं। सुशांत के साथ कंपनी शुरू करने से पहले माथुर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक फर्म में डायरेक्टर थे। ईडी सुशांत के अकाउंट से कथित तौर पर निकले 15 करोड़ रुपए की जांच कर रही है। सुशांत की जांच के दौरान ईडी ने सबसे बड़ा हवाला कारोबारी नरेश चंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। दुबई और यूके पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। जैन पर शेल कंपनियों और टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसियों के जरिए 90,000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का आरोप है। अंडरवर्ल्ड से जुड़े नरेश जैन को 2017 में ईडी ने पेमा के तहत नोटिस भेजा था। दिल्ली में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, मुंबई भी परेशान है। एम्स ने ओपीडी में आने वाले मरीजों की भर्ती पर कब तक के लिए रोक लगाई। मेट्रो पकड़ेगी रफ्तार, रखें किन बातों का ख्याल। दिल्ली मुंबई से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए न्यूज टॉप 9 दिल्ली मुंबई में। दिल्ली में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो 2 महीने बाद सबसे ज्यादा है। राजधानी में इस समय कोरोना के 16,500 एक्टिव केस हैं और कुल करीब 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट घटकर 88.31% पर आ गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कल कोरोना के 1,622 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर करीब 1.5 लाख हो गई है। इसमें 20,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और 7,724 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल महाराष्ट्र में 17,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली एम्स ने ओपीडी में आने वाले मरीजों को भर्ती करने पर 2 सप्ताह की रोक लगा दी है। एम्स की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब ओपीडी में आने वाले मरीजों को जनरल और प्राइवेट दोनों में से किसी वार्ड में भर्ती नहीं किया जाएगा। हालांकि ओपीडी में आने वाले मरीजों को देखा जाएगा और उन्हें परामर्श दिया जाएगा। 5 महीने से थमी मेट्रो सेवा 7 सितंबर से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने को तैयार है। इस दौरान लोगों को कड़ी सुरक्षा जांच के बीच गुजरना पड़ेगा और स्मार्ट कार्ड होने पर ही वे सफर कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो को लाइन वाइज शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग स्टेज में धीरे धीरे मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से शुरू होगा। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन नहीं खुलेंगे। पहले स्टेज में मेट्रो 7 सितंबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान रैपिड मेट्रो और येलो लाइन ही शुरू होगी। 9 सितंबर से ब्लू लाइन और पिंक लाइन शुरू की जाएंगी। स्टेज 1 के तीसरे फेज में 10 सितंबर से रेड लाइन, ग्रीन लाइन और वॉलेट लाइन मेट्रो को शुरू किया जाएगा। स्टेज 2 में 11 सितंबर से मेट्रो सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक और शाम 4 से 10 बजे तक चलेगी। स्टेज 2 में मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन को भी खोल दिया जाएगा। वहीं स्टेज 3 12 सितंबर से लागू होगा, जिसमें दिल्ली मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। इस दौरान एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को भी शुरू किया जाएगा। कोरोना काल में दिल्ली से सटे नोएडा की सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। करीब 7,000 फैक्ट्रियों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इनमें काम करने के लिए मजदूर ही नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जिले में करीब 20,000 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन मजदूरों के न होने से फैक्ट्री बंद है। कारोबारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। घटना बीटा 2 थाना क्षेत्र की है, जहां 14 साल की लड़की से दुष्कर्म किया गया है। आरोपी और पीड़िता का घर आमने सामने है। बताया जा रहा है कि लड़की के मां बाप घर पर नहीं थे। इसी दौरान आरोपी ने उसे झांसा देकर घर में बुलाया और दुष्कर्म किया।
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है। इन लोगों की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल 3 महीने की फीस माफ करें। सभी गार्जियन डीएम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है जब तक बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक वे लोग भूख हड़ताल जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका की महिला ब्लॉगर को देश छोड़ने के लिए क्यों कहा? अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध की सालगिरह के मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किस शहर को विरासत शहर के तौर पर घोषित किया और किस किस देश में जंगल की आग बेकाबू है? दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 ग्लोबल में। पाकिस्तान ने अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची को 15 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तानी आंतरिक मंत्रालय ने बुधवार को सिंथिया के वीजा की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसी साल जून में सिंथिया ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी और पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। अमेरिका के हवाई में द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं सालगिरह समारोह के मौके पर पर्ल हार्बर बंदरगाह पर पूर्व सैनिकों के सम्मान में पुराने फाइटर जेट ने उड़ान भरी। युद्धपोत पर अमेरिकी नौसेना ने अपने वीर योद्धाओं को सलामी दी। 1941 में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी जमीन पर यह पहला हमला था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को वेलिंगटन शहर को पहले द्वितीय विश्व युद्ध के विरासत शहर के रूप में घोषणा की। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि हम गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि अमेरिका में हम अतीत को नहीं तोड़ते हैं, अपने नायकों का जश्न मनाते हैं, अपनी विरासत को संजोते हैं, इतिहास का संरक्षण करते हैं और अपना भविष्य बनाते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के मोनो काउंटी के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। 14,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका आग की चपेट में है। मंगलवार की शाम तक सिर्फ 10% आग को काबू किया जा सका था। 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। लातिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में लगी आग की वजह से 40,000 हेक्टेयर के दायरे में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन इलाकों में फैले जंगल, फसल और मकान राख हो गए। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जा रहा है, लेकिन फिर भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। अमेरिका के तूफान प्रभावित टेक्सास में समंदर के किनारे हाईवे पर आसमान में घने बादल का अनोखा नजारा देखने को मिला। टेक्सास में हाईवे से जा रहे एक शख्स ने इस अनोखे नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। समंदर से उठे बवंडर के बाद बादलों का लंबा घेरा बन गया। टेक्सास में आज भी भारी बारिश के साथ तूफान आने का अनुमान जताया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर ब्रिटेन की सरकार के साथ पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए बुधवार को भी लंदन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पर्यावरण समूह से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पर्यावरण संगठनों से जुड़े लोगों ने ब्रिटेन की संसद के सामने पीएम बोरिस जॉनसन का रास्ता रोकना चाहते थे। पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया। कोरोना संकट में अनलॉक में छूट पर बनाए गए नियम कायदे को लेकर अर्जेंटीना के एक ओपन एयर रेस्टोरेंट और बार के मालिक ने मजाकिया वीडियो शेयर किया है। पेंटागोनिया में जमा देने वाली ठंड के बीच बार के मालिक बर्फ के बीच बुत की तरह बैठे ग्राहक को खाना सर्व कर हिलाता तो वहीं लुढ़क जाता है। बर्फ में पूरी तरह वो जम चुका है। मैक्सिको की नौसेना ने करीब 3 टन कोकेन बरामद किया है। गश्ती के दौरान नौसैनिकों को एक संदिग्ध जहाज दिखा जिसे चारों तरफ से घेर लिया गया। जहाज में 74 पैकेट मिले, जिनमें 40 ईंटों में ये कोकेन छुपाकर रखे गए थे। ऑपरेशन में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहां लगे एनकाउंटर के विरोध में पोस्टर? पैसों के विवाद में कहां पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई? चलती कार कैसे आग के गोले में तब्दील हुई? गणपति विसर्जन के दौरान कैसे नाव डूब गई? राज्यों की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 अन्य राज्य में देखिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में 30 अगस्त को हुए प्रवीण नाम के बदमाश के एनकाउंटर को लेकर अब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रवीण के परिवार वालों ने पुलिस पर प्रवीण को फर्जी एनकाउंटर दिखाकर मारने का आरोप लगाया है। अब इस एनकाउंटर के विरोध में परिवार समेत कई परिवारों ने घरों के बाहर घर बिकाऊ है का पोस्टर लगाकर गांव से पलायन करने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दुर्गेश नाम के प्रॉपर्टी डीलर की बदमाशों ने उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से पहले के आए वीडियो में एक महिला और कुछ लोग दुर्गेश के साथ पैसों को लेकर मारपीट करते दिख रहे हैं। हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अचानक एक तवेरा गाड़ी में आग लग गई। कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल गए। बीच सड़क पर आग का गोला बनी कार देखकर एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोग भी डर कर रुक गए। आग में तवेरा गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। राजस्थान के कोटा में गणपति विसर्जन के दौरान चंबल नदी में एक नाव डूब गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। सभी लोग तैरकर बाहर आ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नाव जब डूबने लगी तो एक युवक ने नाव से छलांग लगा दी। बाद में कुछ और लोग पहुंचे और सभी को डूबने से बचाया। बिहार के सीतामढ़ी के मझौरा गांव में महावीरी झंडे की पूजा के दौरान
दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट ने एक दूसरे पर पत्थर चलाए। दोनों गुट हाथ में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगने की खबर है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में बीच सड़क पर पीआरडी महिला के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद महिला को घसीटते हुए थाने अंदर लेकर जाती है। कहा जाता है कि नो एंट्री में खड़े ऑटो को हटाने को लेकर हुए विवाद में ये मारपीट हुई। पुलिस का कहना है कि पहले महिला ने महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की और फिर मारपीट की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 1 सितंबर को हुए साधु, उसके बेटे और साध्वी के ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने साधु के हिस्ट्री शीटर शिष्य और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। साधु के आश्रम और 48 बीघा जमीन के लालच में इसने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना पॉजिटिव पूर्व सरपंच सर्वजीत सिंह की मौत के बाद कोरोना का टेस्ट सैंपल लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव वालों ने बदसलूकी की। गांव वालों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से टेस्ट किट को भी छीनकर जला दिया। कहा जा रहा है कि गांव वालों को किसी ने भड़का दिया था कि इस टेस्ट में लोगों को पॉजिटिव बता दिया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में करोड़ की फिलौती के लिए एक 4th क्लास के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे के ममेरे भाई ने ही साजिश रचकर इस अपहरण कांड को अंजाम दिया था। इस मामले में एक महिला समेत 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 कट्टा, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।